हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग अनुपात और समानुपात के नाम से जानते हैं। ये हमारा अनुपात और समानुपात का चौथा पार्ट है। इसमें आप लोगों को मैंने कल एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन दिया था। क्या है क्वेश्चन आपका कि 1250 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। यानी ए, बी और सी में इसको किस तरीके से विभाजित करना, उसकी कंडीशन दे रखी है। होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा वेट ना करते हुए क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व करता हूं। देखिए जरा क्या कंडीशन है बेटा। इन्होंने कहा ए को, अर्थात ए को बी का कितना बेटा 2/9 भाग। क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ए अनुपात बी बराबर 2/9? क्यों? क्योंकि बी डिवाइड में गया तो ए अपॉन बी बराबर 2/9, तो ए अनुपात बी किसके बराबर हो गया बेटा 2:9 के बराबर हो गया। फिर इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि सी को ए का कितना बेटा 3/4 भाग मिले। अगर मैं ए को डिवाइड करूं तो यहां ये कह सकता हूं कि सी अपॉन ए बराबर है कितना बेटा 3/4। आप देख पा रहे होंगे कि ए अपॉन बी 2:9 है और यहां देख पा रहे हैं सी अपॉन ए 3:4 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां कॉमन क्या है बेटा ए की वैल्यू यहां 4 है और यहां 2 है। इसे बराबर करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 से मल्टीप्लाई करें। तो आप कहेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो आ जाएगा वो 4 अनुपात आपका 18 अनुपात आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 4 अनुपात 18 अनुपात 3 हो जाएगा। अब आपको ए, बी और सी तीनों की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर रखूं 18 4 22, 22 और 3 25, यानी 25 मल्टीप्लाई टोटल राशि कितनी है बेटा आपके पास 1250। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 25 पंचे 125 और 50 के मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 200। कहने का मतलब या तो मेरा ए पार्ट होगा या डी पार्ट होगा या बी पार्ट होगा, सी तो होने का नहीं। तो ए का हिस्सा कितना आ गया बेटा 200। अगर मुझे बी का हिस्सा निकालना होता, अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो आप 18 की वैल्यू निकालेंगे तो 18 पंचे कितना आ जाएगा बेटा 90। तो ए को मिले 200, बी की वैल्यू 900। अब किसकी वैल्यू निकालनी, सी की वैल्यू निकालनी है। और सी कितना है बेटा 3 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो मुझे बताएं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है 50 या 150, अर्थात बी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको वन बाई क्लियर है बेटा? बहुत कम लोग ही आंसर देते हैं, पता नहीं क्यों। देखते इतने सारे लोग हैं आप लोग, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं आप सभी लोग जवाब जरूर दिया करें। जवाब देंगे तभी आपको और हमें दोनों को ही लाभ होगा। चलते हैं बेटा अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज के। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है। क्या कहा गया आपका कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 का अनुपात है। तो कहा गया सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों में क्या अंतर होगा। बेटा 10 सेकंड का समय है, आप क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, पेन और पेपर को लेके बैठे, क्वेश्चन आए जैसे ही उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। जब कोशिश करेंगे तभी आप सीख पाएंगे मैथ। तो देखते हैं जरा क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। अब आप लोगों को कुछ बेसिक कंडीशन पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। तो आपसे ये कहा गया कि ये तीन जो कोण हैं वो 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में है। और मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता चुका कि अनुपात में वैल्यू कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होती है, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होती है। तो सबसे पहले तो इसे सही रूप में लिखें, 2, 3 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आने का बेटा 6 आएगा। तो 6 से यहां मल्टीप्लाई, 6 से यहां मल्टीप्लाई और 6 से ही यहां मल्टीप्लाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3:2:1 हो गया। 3 दूना 6 और 6 एकम 6, तो 3:2:1 हो गया।
अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये 3, ये 2 और ये आपका 1, तो 3, 2, 5 और 1, 6, तीनों कोणों का योग हमेशा इस 180 के बराबर होता है। अगर 6 यूनिट की वैल्यू 180 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 से कट कर दिया तो कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री है तो आपसे पूछा गया सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच अंतर, और 3 से जब 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। 3 और 1 के बीच अंतर आपका 2 का हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 2 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी बेटा, 30 दूना 60, अर्थात आपका ए पार्ट आंसर है। देखें कितने लोगों ने आपने सही किया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, क्या है कि 117 रुपए की राशि को a, b, c में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करने की जगह, कहने का मतलब विभाजित इस रूप में करना चाहिए था, परंतु गलती से कर क्या दिया, 2:3:4 में विभाजित कर दिया गया। करना ऐसे चाहिए था, कर ऐसे दिया, तो पूछा गया कि बताइए किसको और कितना लाभ हुआ, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसको 2 चरणों में करना होगा। पेन पेपर लेके बैठे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। अगर मैं बात करूं ए, बी और सी की, 1:2, 1/3 अनुपात 1/4, तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 12, तो इसे बांटना किस अनुपात में चाहिए था बेटा, 6:4:3 में। इस हिसाब से बांटता तो आप कहेंगे 6, 4, 10, 3, 13 और 13 की वैल्यू कितनी है बेटा, 117। अगर 13 की वैल्यू 117 है तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी, 9। अगर इस अनुपात में बांटता तो 1 की यूनिट वैल्यू है आपकी 9, तो 6 की वैल्यू ऑब्वियस बात है 9 54 रुपए होती। इसकी मल्टीप्लाई 9 से करते तो 9 चौको 36 रुपए होता, और इसकी 9 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता बेटा, 27। यानी 117 रुपए को 6:4:3 में अगर मैं बांटू तो 54, 36 और 27 रुपए प्राप्त हो, परंतु गलती से क्या करा गया, ए और बी और सी को 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। 4, 3, 7 और 2, 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 117, तो 1 की वैल्यू 117/9 अर्थात कितना जाएगा बेटा, 13 जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 13 है तो 2 यूनिट की वैल्यू ऑब्वियस बात है कितनी होगी बेटा, 26। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 39, और सी 3 यानी 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13 चौको 52, यानी सी को कितना मिलेगा बेटा, 52 मिलेंगे। ए को मिलने कितने चाहिए, 54 रुपए, ए को मिल कितने रहे, 26, तो ए को लाभ हुआ हानि, आप कहेंगे सर हानि, ऑब्वियस बात है मिलने चाहिए 54, मिल रहे 26, तो ए को आपका घाटा होगा। बी को मिलने कितने चाहिए बेटा, 36, और मिल कितने रहे, 39, तो इसका मतलब 36 से 39, इसे कितने रुपए का लाभ हुआ बेटा, 3 रुपए का लाभ हुआ। किसको, बी को। क्या बी को 3 रुपए का लाभ है, हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब यह आंसर हो सकता है। अगर मैं तीसरे की बात करूं, सी को कितना मिलना चाहिए, 27, मिल कितना रहा है बेटा, 52, तो कितना अधिक मिल रहा है, तो आप कहेंगे 7, 5, 12, 2, 1, 3, 2, 5, तो कितना मिलेगा बेटा, सी को मिलेगा 25 रुपए। अब यहां हम लोग फंस जाते हैं कि आंसर का जवाब क्या दें। बेटा आंसर में थोड़ी सी टेक्निकल एरर है। क्या आप ये कहेंगे कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, क्योंकि आंसर आपका ये भी सही है कि बी को 3 रुपए का लाभ हुआ और सी को हुआ 25 रुपए का लाभ, तो यहां पर क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, तो आप कहेंगे सी रुपए को, यानी सी को 25 रुपए का लाभ हुआ, सी को 25 रुपए का लाभ हुआ। यहां बी को भी 3 रुपए का लाभ हुआ, परंतु दोनों को लाभ हुआ, तो हम किसको आंसर दें, इसीलिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ये कहा कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, तो आप कहेंगे किसको हुआ बेटा, सी को। कितना हुआ, 25 रुपए का। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा
एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक व्यक्ति अपनी 86,000 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें, सरलता पूर्वक पढ़ें और क्वेश्चन जैसे जैसा कहता है आप वैसे करने की कोशिश करें, 100% आपका आंसर जरूर आएगा। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वही कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। क्या कहा गया बेटा आपको कि यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे के धन का 4 गुना धन प्राप्त करती है। कौन बेटा? पुत्री। किसका? भतीजे का धन जो भतीजे को मिलता है उससे 4 गुना। अगर मैं बात करूं यहां पुत्री और भतीजे के धन के बात की तो क्या आप 4:1 में कह सकते? फिर कहा गया यदि प्रत्येक भतीजे का धन का 5 गुना। कौन? प्रत्येक पुत्री भतीजे के धन का 4 गुना। और कहा गया करे तथा प्रत्येक पुत्र, यहां पर क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा छूट गया, पुत्र प्रत्येक भतीजे के धन का तथा पुत्र प्रत्येक भतीजे के धन का 5 गुना धन प्राप्त करे। कौन बेटा? पुत्र। कौन? पुत्र प्रत्येक भतीजे के धन का कितना प्राप्त करे बेटा? 5 गुना। भतीजे का धन का 5 गुना प्राप्त करें तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि पुत्र बटे भतीजा जो निकल के आएगा वो 5:1 आएगा। भतीजे की वैल्यू यहां भी 1 है और यहां भी 1 है तो आप यहां से पुत्र, पुत्री और भतीजे को मिलने वाले धन का अनुपात निकाल सकते हैं। कितना मिलेगा पुत्र को बेटा? 5 यूनिट। पुत्री को कितना मिलेगा? 4। भतीजे को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी पुत्र को मिलेगा 5 यूनिट, पुत्री को मिलेगा 4 यूनिट और भतीजे को मिलेगा 1 यूनिट। अब आपसे ये कहा गया कि इतनी जो राशि है ये कितने 5 पुत्रों में, एक पुत्र को मिलता है 5 यूनिट तो 5 पुत्रों को कितना मिलेगा? 5 × 5 प्लस 4 पुत्रियों को, एक पुत्री को मिलता है 4 यूनिट तो 4 पुत्रियों को 4 × 4 प्लस भतीजे 2 हैं और एक भतीजों को मिलता है 2 यूनिट तो 2 भतीजों को कितना मिलेगा बेटा? 2 × 1। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये 25, ये 16 और ये प्लस के 2, 6 5 11, 2 13 की 3, हाथ से लगी 1, 2 1 3 और 1 4, 43। और 43 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 86,000 के बराबर है। अगर 43 यूनिट की वैल्यू 86,000 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी बेटा आपकी? इससे इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2000। तो आपसे ये पूछा गया कि प्रत्येक पुत्री को, और प्रत्येक पुत्री को मिलता कितना बेटा? 4 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है 2000। तो मुझे इतना बताएं कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 2000 तो कितना आ गया आपका बेटा? 8000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करा तो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए और ना ही इससे ज्यादा समय का क्वेश्चन बेटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको उसे पढ़ना है। लैंग्वेज में आपको घुमा दे, इसी से तो बचना है। लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करता है और आप लोग घूम जाते हैं। अगर बेटा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन 100% आप सॉल्व कर पाओगे। आप करके तो देखें, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन खुद कहता है बेटा कि आप ये कीजिए और मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और बहुत ही सिंपल सा शानदार सा क्वेश्चन है। क्या है आपका क्वेश्चन? आप पढ़ें, पेन पेपर लेके बैठे हो तो सॉल्व करें और आंसर देखें क्या आ रहा आपका। 680 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B का 2/3 भाग और B को C का 1/4 भाग मिलता है। जो क्वेश्चन कहता है आप करने की कोशिश तो कीजिए बेटा। A को B का 2/3 का मतलब गुणा, फिर कहा गया B को C का 1/4, C का 1/4 और का मतलब गुणा। अगर मैं B को इधर लाऊं
तो आप ये कह देंगे कि a अनुपात b 2/3 है और b अपॉन c आप कहें 1/4। अब देख पा रहे होंगे कि कॉमन b यहाँ है और b यहाँ b की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है और यहाँ b की वैल्यू 1, तो बेटा इसको ही तो पहले बराबर कर दो। तो आप कहेंगे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर हो गया 2:3 अनुपात आपका 12। किसका हो गया बेटा? 2:3 अनुपात 12। किसका हिस्सा पूछा गया बेटा? c का। जिसका हिस्सा पूछा गया उसे ऊपर लिखें, 12 3 15 2 17 और टोटल कितना है बेटा? 680। यानी इस 680 को ही तो बांटना था, तो 17 चौको 68 यानी 40, 12 चौको 48, 480 रुपए। और यही तो आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्या यहां तक में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक बेहतरीन अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जल्दी से अगर ये बच्चों के सामने क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ी देर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्वेश्चन देखें, पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में भी आ पा रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन को पहले सबसे पहले पढ़ें, तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। क्या है क्वेश्चन आपके सामने बेटा? कि 99 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है क्या बेटा? इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/7 भाग है तथा सी का हिस्सा ए और बी के हिस्से का 3/8 है। थोड़ा सा चेंज हो गया, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी उसमें स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप लोग पढ़ के तो देखें। कहा गया कि बेटा बी का जो हिस्सा है, किसका? जो बी का हिस्सा है वो ए और सी के हिस्से का 2/7 भाग है। जो क्वेश्चन कर कहा वो करके तो देखें आप। क्या मैं b अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू 2/7 लिख सकता हूं? फिर आपसे ये कहा गया कि जो c का हिस्सा है बेटा a और b के हिस्से का क्या 3/8 है? हाँ बिल्कुल कहेंगे 3/8 है। अगर आप a और b को इसके नीचे ला रहे हैं तो a अपॉन b बराबर 3/8 आएगा। अब कहेंगे दिक्कत यहां आ जाती है कि इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 सॉल्व कैसे करेंगे? यहां आके बच्चा फंस जाता है, अब सोच नहीं पाता है कि उसे क्या करना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ए बी सी क्वांटिटी तो तीनों है। अगर तीनों है और अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो यहां आ रहा है 9 और यहां आ रहा है 11। जब तीनों राशि हैं तो बेटा इनका योग भी तो बराबर आना चाहिए। उस योग को बराबर करने के लिए हम क्या करें? 7 2 9 और 8 3 11, यहां 11 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां 9 से। कैसे समझ में आया बेटा? इन दोनों का योग 9 है तो आपने इस 9 से यहां मल्टीप्लाई करवाया। इन दोनों का योग 11 है तो 11 से आपने यहां मल्टीप्लाई करवाया। अब आप देख पाएंगे कि b अपॉन ए प्लस सी 22/77, यहां सॉल्व करेंगे तो 99 और यहां सॉल्व करेंगे तो c अपॉन ए प्लस बी बराबर 27 डिवाइडेड बाई 72 और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 99 आएगा। अब आपने देखा कि दोनों जगह योग बराबर हो गया तो b का सीधा सीधा हिस्सा किसके बराबर आ गया बेटा? 22 के बराबर आ गया। c का सीधा सीधा हिस्सा किसके बराबर आ गया बेटा? 27 के बराबर आ गया। तो बताओ a कितना होगा बेटा? आप यहां देखें चाहे यहां देखें, दोनों का योग 99 है। अगर 99 में से b और c को घटा दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 49। और जैसे 49 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली कितना आ जाएगा बेटा? 55 आ जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c तीनों की वैल्यू आपके सामने आ गई। पूछा गया a का हिस्सा, किसका हिस्सा बेटा? a का हिस्सा, तो 55 को ऊपर रखें और इन तीनों को डिवाइड कर दें 99 और टोटल राशि है कितनी बेटा? 99 100। जब इससे आप इसको कट करेंगे तो 100 और 100 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a का हिस्सा निकल के आ गया बेटा 5500। यही तो मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो पा रही होंगी? आशा करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो बेटा प्लीज कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे, तभी हम लोग
अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो उसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि आपको कहां दिक्कत आ रही है, किस तरीके से दिक्कत आ रही है। आप जब तक फीडबैक नहीं देंगे बेटा, जब तक हम लोगों को नहीं पता चलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बोर्ड पर एक और बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन में पेन और पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर ऐसे ही दे देंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके सामने बेटा, कि एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं। क्या बेटा? छात्र, जिसमें स्टूडेंट यानी लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। फिर कहा जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी मैं अगर बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो ये 13:11 में है। किसमें बेटा? 13:11 में है। तो पहले तो देख लूं कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स, तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 24 छात्र, और छात्र दे कितने रखे बेटा? 504। अगर आप 24 से कट करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 24 दूना 48, 2 बचा, 24 से कम 24। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 कम 13, 13 दूना 26 और 1 27, 273 लड़के हो गए। और 11 से कट करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1 23, यानी 231 लड़कियां होंगी। अब कहा गया यदि 12 लड़कियां और आ जाए, तो लड़के तो अब भी इतने ही है बेटा, अगर 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 243, और ये आपके लड़के तो अब भी यही है। कहा गया 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? यही होगा, परंतु ऑप्शन में तो नहीं है। तो आप देखेंगे क्या दोनों संख्याएं किसी से कट रही? हाँ जी, दोनों संख्याएं आपकी 3 से कट रही। 3 9 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, यानी 91 अनुपात आपका 81। यही आपसे क्वेश्चन है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर क्या है क्वेश्चन आपका, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 7/6 गुना है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 7/6 गुना है और सी का वेतन बी के वेतन से 8/7 गुना है, तो ए और सी के वेतन का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला है। आप देखेंगे कि यदि ए का वेतन, किसका वेतन बेटा? ए का वेतन किससे? बी से 7/6 गुना है। अगर मैं बी को डिवाइड में लाऊं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि a अपॉन बी बराबर 7/6 है। फिर कहा सी का वेतन बी के वेतन से, सी का वेतन बी के वेतन से 8/7 है। क्या मैं बी को इधर लाऊं तो मैं ये कह सकता हूं क्या बेटा कि सी अपॉन बी बराबर आपका ये हो गया। आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? बी, और यहां कॉमन की वैल्यू 6 है और यहां कॉमन की वैल्यू बेटा 7 है। तो आपको मैंने अनुपात निकालने के 3 तरीके, 4 तरीके बताए, आप कैसे भी निकालें। सी को बी को बराबर करना है तो यहां बराबर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी और यहां किससे करवानी पड़ेगी बेटा? 6 से। तो 42 और 42 अब सही हो गया। कहा गया कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 × 7 मल्टीप्लाई 8 × 6, यानी 49 मल्टीप्लाई 48। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर होगी। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया क्या, कि जब किसी संख्या के 35% को किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है, यानी दो संख्याओं की बात हो रही, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए। कहा गया कि यदि किसी संख्या के 35% को जब किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है। अगर मैं दो संख्याएं, एक संख्या को क्या मान लूं बेटा? ए मान लूं और दूसरी संख्या को बी मान लूं। कहा गया कि जब किसी संख्या के 35% को, अगर किसी संख्या के 35% को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, अन्य संख्या में जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या बी है। आप किसी को किसी में जोड़ दें, बस जो कंडीशन कह रही है वो करते जाए। इस संख्या का 35%, इस संख्या का
35% जोड़ा जाता है तो ये खुद दूसरी संख्या यानी किसकी बात कर रहे हैं आपका, जब किसी संख्या के 35% को अन्य किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं कितनी बढ़ जाती है बेटा, 20% बढ़ जाती है। जिस संख्या में जोड़ा जाता है वो संख्या कितनी बढ़ जाती है बेटा, 20% से बढ़ जाती है, और 20% से बढ़ जाती है अर्थात 120% हो जाती है। क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है और जब उसमें 20% बढ़ा दिया जाएगा तो वो संख्या अपने आप की कितनी हो जाएगी बेटा, 20%, 120% हो जाएगी। ए आप ऐसी रखें, 35% का मतलब 5 सते 35 आप ऐसे रखें, प्रतिशत का मतलब डिवाइडेड बाई 100। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हैं तो 7/20 लिख दें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो बेटा मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 रखें। सिक्योर होना चाहिए, आप गलत करें उससे आसान है कि आप एक स्टेप बढ़ा लें। 5 सते 35, 5 दूना 10, तो b मल्टीप्लाई 7/20, ए उधर जाएगा तो 6/5 ए माइनस के ए, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो b मल्टीप्लाई 7/20 बराबर आप कहेंगे 6 में से 5 गया a, तो a अपॉन 5, 5 को 20, तो a अनुपात b किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 7:4 के बराबर आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस जो क्वेश्चन कहता है वो करके तो देखें, क्वेश्चन का आंसर आपका विद इन अ सेकंड आएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है, बस एग्जामिनर आपके माइंड को चेक करना चाहता है आप कितना सोच सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एसएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 1 घंटे में आपको बेटा 100 क्वेश्चन करने हैं। आप कितने जल्दी चीजों को सॉल्व कर पाते हैं, कितने जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, यही चेक करना होता है। एबिलिटी ऐसे ही चेक होती है। क्वेश्चन बिना किसी सॉल्यूशन के अगर आपने ऑप्शन पढ़े और क्वेश्चन आपका हो जाना है। क्या है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, और दर्जन का मतलब आप सभी लोग समझते हैं कितने शीशे बेटा, 12 शीशे हैं। कहा कि पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से क्या नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ बेटा कि एक पेटी में शीशे हैं, अब शीशे कितने हैं, 12। जब वो टूटेंगे तो 12 शीशे में से ही तो टूटेंगे, तो कहने का मतलब जो भी शीशा टूटेगा वो हमेशा 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे, यानी 12 में से कुछ टूट जाएंगे और कुछ नहीं टूटेंगे, तो जितने भी टूटेंगे वो शीशे तो आपके 12 ही रहने हैं, 12 थोड़ी ना अलग हो जाएंगे। मान लीजिए 12 शीशे में 5 टूट गए तो बचे कितने बेटा, 7, क्योंकि दोनों का कंबाइन योग हमेशा 12 के बराबर होगा। तो चेक करना है ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 को नहीं कट कर रही है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे 3, और 3 का मल्टीपल 12, 3 का मल्टीपल होता है, 3 और 1 4, 4 भी 12 का मल्टीपल होता है, 7 और 5 12, 12 तो 12 का मल्टीपल है, परंतु 3 और 5 कभी भी 12 का मल्टीपल नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं कि बेटा आपके पास शीशे 12 हैं, जब पेटी गिरेगी तो उसमें से कुछ ही टूटेंगे और कुछ तो साबुत रहेंगे। तो उसने यही तो पूछा कि बिना टूटे और टूटे हुए दोनों शीशों का अनुपात, तो संख्या तो हमेशा 12 रहेगी। तो कहने का मतलब जो भी संख्याएं आएंगी वो हमेशा 12 के मल्टीपल में होंगी, यानी 12 के फैक्टर के रूप में होंगी। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहा गया कि निम्न में से कौन सा आपका नहीं हो सकता। एसएससी में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी सोच पाए तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लेगा और क्वेश्चन आपका खलास हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है कि एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि तथा कर्मचारी की संख्या में 5:3 के अनुपात में कमी होती है, जिससे कंपनी को 60,000 रुपए की बचत होती है। तो बताएं वेतन पर प्रारंभिक खर्च, यानी वेतन पर कंपनी का प्रारंभिक खर्च कितना है ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा पता ना क्वेश्चन क्या है।
परंतु बेटा जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 5 या 7 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन समाप्त। अच्छा, एक बेसिक सी चीज है, अगर मैं आपको बताऊं कि एक व्यापारी में 10 व्यापारी हैं, यानी 10 कामगार हैं और प्रत्येक को 10 रुपए लगते हैं। एक कंपनी में 10 आपके क्या है कर्मचारी हैं, प्रत्येक को 10 रुपए मिलते हैं, तो टोटल कंपनी कितने रुपए बांटती है? 100 रुपए। कैसे पता? अगर कर्मचारियों की संख्या को वेतन की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो खर्च आ जाएगा। अगर आप इस बात को समझ पाए तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपसे ये कहा गया कि वेतन कितना है? 4:5, यानी पहले 4 रुपए था, अब 5 हो गया। परंतु कर्मचारी, जो कर्मचारी हैं पहले 5 थे, अब 3 हो गए। पहले वेतन 4 रुपए था, कर्मचारी थे 5। अगर एक कर्मचारी को मिल रहा है बेटा 4 रुपए वेतन, तो 5 को कितना मिला होगा? 20 रुपए। पहले वेतन था, अब वेतन है 5 रुपए, कर्मचारी है 3, तो दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे, कितना वेतन मिल रहा है बेटा? पहले मिल रहा था 20 रुपए वेतन, अब दे रही कंपनी 15 रुपए, तो कितने की बचत कर रही है? 5 रुपए की। और यही तो बचत दे रखी है किसके बराबर बेटा? 60,000 रुपए के बराबर। तो 5 की वैल्यू अगर मेरी 60,000 है तो 1 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी बेटा? 12,000 होगी। कितनी होगी? 12,000 होगी। तो कहा गया वेतन पर प्रारंभिक खर्च कितना है कंपनी का? कितना खर्च है बेटा? 20 रुपए। 1 की वैल्यू इतनी है तो 20 की वैल्यू डेफिनेटली 12 दूना 24, अर्थात आप ये कहेंगे कि 2,40,000। 2,40,000। यही तो आपके क्वेश्चन का क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है। क्या यहां तक बताओ क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। और जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पता ना क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा। अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ पाए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक बहुत ही प्यारा एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप करते जाएं। अभी क्वेश्चन जो करवाया उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या है? पेन पेपर लेके बैठें और क्वेश्चन को पढ़ें और करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 2:3 के अनुपात में वृद्धि होती है। किसमें बेटा? वेतन में। किसमें? वेतन में कितनी वृद्धि होती है? कि 2:3 के अनुपात में वृद्धि होती है। कहा गया तथा कुल खर्च में, अब कर्मचारी की संख्या नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी बेटा? कर्मचारी की संख्या नहीं दे रखी, परंतु क्या दे रखा? खर्च दे रखा। खर्च दे रखा कितना? 5:3। कितना दे रखा बेटा? 5:3 दे रखा। तो कहा गया पहली कंडीशन कि बताएं कि कर्मचारियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा ये बताओ बेटा, खर्च कैसे निकलता है? अगर प्रत्येक कर्मचारी के कुल कर्मचारियों की संख्या से एक कर्मचारी के वेतन की मल्टीप्लाई कर दें तो खर्च आ जाता है। आपको थोड़ा सा खुद सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो 2 की कि ये 5 हो जाए। तो बेटा सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर दो, आप कहेंगे 2.5। 25 दूना 50। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो ये आएगा। तो बताओ कर्मचारी पहले कितने थे बेटा? 2.5। अब कितने हो गए? 1 हो गया। क्या बेटा कभी मैंने अनुपात में दशमलव में वैल्यू बताया? नहीं। तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करे आएंगे, ये आ जाएगा। अब आप कट करेंगे तो 5:2। आप देख पा रहे होंगे कि यही क्वेश्चन ध्वस्त हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सी पार्ट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5:2 है, परंतु आपको तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा कहा कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? पहले कितने कर्मचारी थे बेटा? 5। अब कितने हो रह गए? 2। तो बताओ कमी हुई या वृद्धि? आप कहेंगे सर सीधा सीधा कमी हुई। कितने कर्मचारियों की? 3 है। कितने पर? 5 पर। मल्टीप्लाई बाई 100,
आप ये कहेंगे कि 60% की क्या होगी बेटा, कमी हो गई। तो यही तो दूसरा आपका आंसर है। फिर तीसरी कंडीशन में कहा यदि प्रारंभ में 80 कर्मचारी थे, यदि प्रारंभ में 80 कर्मचारी थे तो बताओ अब कितने हैं। बेटा प्रारंभ में कर्मचारी कितने थे, 5। तो 5 से ऐसी कौन सी संख्या की मल्टीप्लाई करूं कि 80 हो जाए। आप कहेंगे 16 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो 16 की। तो अब वर्तमान में कितने कर्मचारी होंगे बेटा, 32 कर्मचारी होंगे। तब भी आपका सी ही पार्ट आंसर आना। इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए जल्दी हो जाते हैं कि किसी एक पार्ट को निकालो, दूसरे तीसरे के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, एक और क्वेश्चन क्या है आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि प्रथम संख्या को 10 से और दूसरी संख्या को 60 से बढ़ा दिया जाए तो अनुपात पलट जाता है, अर्थात 3:4 हो जाता है। तो पहली संख्या को अगर मैं 4x और दूसरी संख्या को 3x, पहली संख्या में 10 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 60 की वृद्धि करूं तो अनुपात मेरा कितना हो जाएगा बेटा, 3:4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 4 चौको 16, 3 की मल्टीप्लाई करूं -9x, 4 की मल्टीप्लाई करूं तो ये 40 और 60 की मल्टीप्लाई करूं तो 180 -30। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7x और ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका 40 आएगा, तो 140। 7 से कट करेंगे 20 तो x बराबर कितना हो गया, 20। तो पहली संख्या 80 और दूसरी संख्या कितनी हो गई बेटा, 20 या 60 हो गई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो सकता है आप में से किसी को समझ में ना आया हो, तो क्या करना है बेटा आपको, सिंपल सा, पहली संख्या को अनुपात माने 4x और दूसरी संख्या को कितना माने बेटा, 3x मान ले, यानी अनुपात को x मानना है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो करके देखें। पहली संख्या में 10 की वृद्धि और दूसरी संख्या में कितने की वृद्धि बेटा, 60 की वृद्धि करते हैं। अगर पहली संख्या में 10 की और दूसरी संख्या में 60 की वृद्धि कर दी तो अनुपात हो गया 3:4। अब आपको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, तो 4 चौको 16 और 4 से कट करा तो 10 यानी 40 और 3 की मल्टीप्लाई करी 9 और 3 की मल्टीप्लाई करी 180। एक्स वाले टर्म को एक तरफ लाएं, 40 को उधर ले जाएं तो 16x - 9x 180 माइनस के 40 कितना आ गया बेटा, यहाँ 7x आ गया और यहाँ 140 आ गया। जब 7 से कट करेंगे तो 20, x की वैल्यू जैसे 20 हो गई तो पहली संख्या आपने 4x मानी थी, दूसरी संख्या 3x मानी थी, दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80,60 आ जाएगा। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर है? देखते हैं बेटा, यहां तक अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो देखें जरा, देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, ये आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क के लिए है। मैं आशा करूंगा कि इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आशा करता हूं आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में, या जिस तरीके से मैंने आपको अपनी पर्सनल मेल दे रखी है, आप उसमें कैसे भी अपनी आपकी जो राय है वो जरूर दें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े और टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई भी दिक्कत है तो उसे आप जरूर सेंड करें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।